चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो साइकोमेट्रिक के जितने भी प्रोसेसेस हैं, इधर वो बेसिक प्रोसेस हों या फिर कंबाइंड प्रोसेस है, उनको हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट हमें देखना है, एक चीज़ हमने और भी डिस्कस की थी, बाईपास फैक्टर। और बाईपास फैक्टर के बाद अगला टॉपिक है आपका सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर क्या है, और इसको समझने से पहले हमें एक टॉपिक को डिस्कस करना होगा, लोड। लोड क्या होता है? जैसे कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लोड होता है, ठीक ना। लोड यहाँ पर रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में बेसिकली लोड हमारे दो तरह के हैं। एक है सेंसिबल लोड और दूसरा है लैटेंट लोड, ठीक ना। सेंसिबल लोड का क्या मतलब होता है और लैटेंट लोड का क्या मतलब है, इस चीज़ को समझेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा एसी के वर्किंग को समझना होगा। एसी में सेंसिबल लोड क्या होता है और एसी के अंदर आपका लैटेंट लोड क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को देखना होगा। एसी के अंदर एक कूलिंग कॉइल होती है जिसको हम लोग एवोपोरेटर कॉइल भी कहते हैं। कंडेंसर होता है, एवोपोरेटर दो कॉइल होती हैं, कंडेंसर कॉइल होता है जहां की रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज करता है, और दूसरा एवोपोरेटर कॉइल है, यहां भी रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज करता है, लिक्विड टू वेपर, ठीक ना। और ऐसा करने के लिए वो हीट कहां से एब्जॉर्ब करता है? उस एयर से एब्जॉर्ब करता है, जिसको हमें क्या करना होता है? ठंडा करना होता है, ठीक है। तो इस कॉइल के अंदर कौन फ्लो कर रहा है? रेफ्रिजरेंट, जिसका टेम्परेचर बहुत ही लो है, और इस तरफ से क्या आ रही है? एयर आ रही है, ठीक है। ये एयर इस कॉइल के संपर्क, इसीलिए हमने क्या पढ़ा था? बाईपास फैक्टर ऑफ कूलिंग कॉइल, ठीक। अब ये एवोपोरेटर कॉइल है या फिर कूलिंग कॉइल है, इसके संपर्क में जैसे ही ये हवा आती है, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो हवा से हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करके खुद लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। और ये हवा क्या होती है? अपनी हीट रेफ्रिजरेंट को देने के बाद हवा क्या हो जाती है? इस तरफ ठंडी हो जाती है। इधर हो गया हॉट एयर और इधर हो गया कोल्ड एयर, ठीक है। अब ये हॉट एयर से जो कोल्ड एयर हुई है ना, इसमें सिर्फ टेम्परेचर में चेंज नहीं आया है। यहां पर एक नीचे हम ट्रे लगा देते हैं, ठीक ना, और इसके अंदर क्या इकट्ठा होता है? वाटर। आपने देखा होगा एसी से पानी गिरते रहता है, तो क्यों गिरता है भाई एसी से पानी? हवा में ह्यूमिडिटी जरूरत से ज्यादा थी। अब जब हम हवा को ठंडा करते हैं, ठीक ना, हवा को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। और ठंडा किस लेवल तक करते हैं? किस टेम्परेचर तक करते हैं? किस टेम्परेचर तक? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कहां तक ठंडा करते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किस टेम्परेचर को कहा था? जहां हवा और पानी की दोस्ती। अगर हमें ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है, अगर हमें हवा से नमी को बाहर निकालना है, तो हमें उस हवा को कहां तक ठंडा करना होगा? टिल इट्स ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? तो हमें इस कॉइल के टेम्परेचर को कहां मेंटेन करना होगा? ड्यू पॉइंट से नीचे। मान लिया हमने कि ये जो एयर आ रही है, ये इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक ना, समझे? यहां पे हमने एक एयर यहां पर लिया है, ठीक ना, जिसका टेम्परेचर कितना है भाई? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यह है 30, यह है 25, यह है 20, यह है 10, ये 15, ठीक ना। क्लियर है? ये हो गया हमारा 40, 45, ठीक है। और ये इसका RH है। मान लो यहाँ RH है आपका, गर्मी के दिन में हम मान लेते हैं 60%, 70%,
ठीक है, 70% आर इसकी लाइन है। इस हवा को हमें क्या करना है, समर एसी में ले जा रहे हैं, और समर एसी में कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा कंबाइंड प्रोसेस होता है बताइए? कूलिंग एंड डीह्यूमिड, यही तो होता है, कूलिंग एंड डीह्यूमिड। अब बताइए, हाँ जी, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन की लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन की लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? हाँ जी, अगर ये पॉइंट 1 है तो यहां से पॉइंट 2 कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन को दिखाना, लाइन कैसी बनेगी? हाँ जी बताइए, तिरछा बनेगा। इसको पहले मिटा देते हैं, पहले इसको जरूरत नहीं, कुछ इस तरह की बनेगी लाइन, ठीक ना, 1 से 2, 1 से 2। ये लाइन हमारी ध्यान से देखेंगे तो ड्राई बल्ब 1 से 2 में ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो गया, 25 से घट के कहां आ गया, 35 से घट के 25 पहुंच गया। दिस इज पॉइंट 2, ठीक है। और यहां की ह्यूमिडिटी थी ओमेगा 1, ये घट के कितनी हो गई, क्योंकि ओमेगा इस डायरेक्शन में बढ़ता है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी घट गई और ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी घट गया। तो एसी में बेसिकली यही प्रोसेस होता है, एसी के अंदर यही प्रोसेस होता है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है कि क्या निकाल देना, मॉइस्चर को बाहर निकाल देना। क्लियर है? अब कैसे डीह्यूमिडिफाई करेंगे इसको सीखते हैं। इस हवा को जिसका टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री, किस टेम्परेचर तक हम ठंडा करें कि इससे मॉइस्चर क्या हो जाए, अलग हो जाए। वो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हम मान के चलते हैं हमारी हवा की कंडीशन कितनी थी 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितनी थी ओमेगा 1। अब इसे हमें क्या करना है, ठंडा करना है। तो पहले इसके सारे टेम्परेचर को देखते हैं। इसका 1 पे फॉर पॉइंट 1 के लिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अगर आपको वेट बल्ब देखना है तो यहां से एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको कहां लेके चले गए, सैचुरेशन कर्व, और फिर यहां से कहां देखेंगे, नीचे। ये 30 से पहले आ रहा है, हम इसको मान ले रहे हैं 29 डिग्री। हमने कितना मान लिया, वेट बल्ब है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अब हमको निकालना है इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहां से लाइन कैसे लेके आएंगे, हॉरिजॉन्टल, और लेके सैचुरेशन कर्व पे आए, और फिर यहां से कहां देखेंगे, नीचे। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना आ रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? अब हम इस एयर को ठंडा कर रहे हैं, तो इस कॉइल का टेम्परेचर किससे कम होना चाहिए? ध्यान दें, समझिए इस चीज को, बहुत 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 कॉन्सेप्चुअल है। यदि आपका जो ये कॉइल है इसका टेम्परेचर मान लिया हमने TS, जो हमने कल पढ़ा था, TS इज 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 26 है तो क्या मेंटेन होगा और क्या मेंटेन नहीं होगा? ध्यान दें, हवा का टेम्परेचर कितना था, ड्राई बल्ब 35 था, और कॉइल का टेम्परेचर कितना है 26 है। आइडियल केस में ये 35 को कितना होना चाहिए था 26, लेकिन बाईपास फैक्टर की वजह से कुछ ना कुछ लॉस होगा और हम 26 तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम कहां रहेंगे, 26 और 35 के बीच में कहीं ना कहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है? 26 से 35 के बीच में कहीं ना कहीं हम एडजस्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? कहीं भी रहें बट रहेंगे 26 से 35 के बीच में। तो इससे अगर मान लो 26 से 35 हमने मान लिया कि हम 28 डिग्री हैं या हम 30 डिग्री हैं, तो हमने क्या कम किया, सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। लेकिन क्या ह्यूमिडिटी मेंटेन हो पाएगी? पॉसिबल है? नहीं। ह्यूमिडिटी कब मेंटेन होगी, जब आप इस हवा को कहां तक ठंडा करें,
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्योंकि यही वो टेम्परेचर है जिस पर पहुंचने के बाद हवा और नमी एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। अगर, और उसके लिए टेम्परेचर कितना है 25, यानी आपको कॉइल के टेम्परेचर को 25 से कहां रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये पॉसिबल है कि जो हवा इसके संपर्क में आएगी बाहर निकलते समय यदि उसका टेम्परेचर 25 से कम हुआ, यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हवा और नमी एक दूसरे से क्या होने लगेंगे, अलग होने लगेंगे। और जब हवा से नमी अलग होगा तभी तो जाके आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम हवा से नमी को अलग करना चाहते हैं तो हवा के टेम्परेचर को किससे कम करना होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। ठीक है, बात समझ में आई ये बात? अब मान लीजिए कि हमें, अच्छा फर्स्ट डे हमने बताया था कि एसी के 4 पर्पस हैं। एसी लगाने कितने पर्पस हैं, 4। पहला टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, तीसरा वेलोसिटी एंड चौथा प्योरिटी। ये 4 कंट्रोल करना है। प्योरिटी के लिए हम फिल्टर लगा देते हैं, ठीक ना, ताकि हवा फिल्टर होके जाए, हवा साफ आए। वेलोसिटी के लिए हम ब्लोअर की स्पीड को कम और ज्यादा कर पाते हैं, ठीक ना, तो इन दोनों कंट्रोल कर लिया। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम कूलिंग कॉइल का यूज करते हैं, और ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करने के लिए कूलिंग कॉइल। यानी इस कूलिंग कॉइल के ऊपर 2 लोड है। 2 लोड का मतलब समझ रहे हैं, क्या क्या, टेम्परेचर को कंट्रोल करना और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना। अब समझे लोड का मतलब क्या है। एक लोड को हमने क्या कहा था, याद कीजिए, सेंसिबल वर्ड हमेशा कहां यूज किए, जहां टेम्परेचर में क्या हुआ, चेंज हुआ। अब 35 से घट के 25 आ रहा है या 24 आ रहा है तो टेम्परेचर में चेंज हुआ, ठीक ना। तो इस लोड को जो टेम्परेचर में चेंज करने के लिए सेंसिबल टेम्परेचर, दैट इज एयर के ड्राइबल टेम्परेचर में चेंज करने के लिए जो कूलिंग कोयल को काम करना पड़ा, उस लोड को क्या कहेंगे, सेंसिबल लोड, क्योंकि इसमें एयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ध्यान से समझें, अगर ये 26 ना हो करके 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो, कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर को कहां हमने रखा है, मेंटेन किया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए जरा, एयर आई थी 35 पे और कूलिंग कॉइल कितने पे है, अब देखिए 35 और 29 और 25, डी पी टी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये जो हवा आई है, अगर इसका ड्राई बल्ब कितना है 35, अगर इधर निकलते समय इस हवा का टेम्परेचर 25 के नीचे गया तो इससे ह्यूमिडिटी क्या होगी, बाहर निकलेगी, हवा के साथ पानी क्या होने लगेगा, अलग होने लगेगा। इसके लिए हमने क्या किया, ये कब पॉसिबल होगा, हवा का टेम्परेचर को 25 रखना कब संभव है, जब हम कॉइल के टेम्परेचर को कम से कम कितना मेंटेन करें, 25 से नीचे करें। अगर हमको ड्यू पॉइंट 25 रखना है, हमें पता है कुछ ना कुछ बाईपास फैक्टर भी होगा, सारी हवा संपर्क में नहीं आएगी, तो हमें कॉइल के टेम्परेचर को हमेशा किससे नीचे रखना होगा, 25। हमने माना कि हमने कितना रखा है, 15। अब ये हवा 35 पे इन की थी और जब ये आउट हो रही तो ये आउट हो रही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि कमरे के अंदर इंसान कितने पे कंफर्टेबल है, 24 पे। बात समझ में आ रही है, तो हवा इन करेगी 20 पे। हवा, याद कीजिए, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, केबिन में जो हवा इन करी थी उसका टेम्परेचर कम था और केबिन का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता था। तो कमरे में यहां से अगर हवा आ रही है तो वो 20 पे आई, लेकिन अगर हम 10 लोग यहां बैठे हैं तो ये कमरा 20 पे रहेगा नहीं, 23, 24 या 25 पे होगा, ठीक ना, क्योंकि ये हवा आएगी तो अंदर से कुछ हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अंदर का टेम्परेचर हमेशा इनलेट एयर से कुछ ना कुछ क्या होता है, ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है। तो हमने मान लिया कि ये हवा निकलने के बाद कितने पे आई, 20, तभी तो हम कमरे का तापमान 23, 24 या 25 मेंटेन कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आउट हुई। बात समझ में आ रही है। अब जब ये 35 पे इन हुई और कितने पे आउट, 20 पे। अब
चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ भाई? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या देगा? सेंसिबल लोड, क्योंकि ये सेंसिबल हीट है ना, ये सेंसिबल हीट है, इसमें टेम्परेचर में क्या हुआ? चेंज हुआ। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जब ये हवा 20 डिग्री पहुंची और 25 पे इसका क्या है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो जब ये हवा कॉइल के संपर्क में आई होगी, जैसे ही इसका टेम्परेचर 25 के नीचे गया होगा, यहां से कुछ वाटर भी क्या हुआ होगा? हवा का साथ छोड़ दिया होगा, और छोड़ करके यहां पर बूंद बूंद के रूप में आप देखें पाइप से पानी गिरते रहता है, कुछ पानी यहां इकट्ठा हुआ। बात समझ में आई? अब फेज चेंज हुआ हवा का। हवा पहले सुपरहीट स्टेट में थी और अब किस स्टेट में आ गई? लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में आने के लिए हवा के जो सुपरहीट स्टेट में था उसको किस स्टेट में आना पड़ा? लिक्विड स्टेट में आना पड़ा। तो उसने अपना फेज क्या किया? चेंज किया। और फेज चेंज के लिए हमेशा दो चीज रिक्वायर्ड है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो जब फेज चेंज हुआ उस दौरान भी कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हुई, क्योंकि हवा को किससे नीचे ठंडा करना पड़ा? 25 से नीचे ठंडा करना पड़ा भाई। और वो फ्री में नहीं होगा ना। हम लोग तो पता है कि हमें टेम्परेचर 24 मेंटेन करना था, हमें कमरे का तापमान कितना चाहिए था? 24। लेकिन 24 मेंटेन करने के लिए 24 अगर हम मेंटेन करें तो सिर्फ ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेंटेन होगा। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए हमें कॉइल के टेम्परेचर को 25 से कहाँ लाना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा। और वो हमको पता है कि जैसे जैसे हम जितना नीचे आते हैं उतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ह्यूमिडिटी में जो चेंज आया, जो पानी बाहर निकाला गया, इसके लिए जो हीट है उसे क्या कहेंगे? लैटेंट लोड। इसे क्या कहेंगे भाई? क्यों लैटेंट कहा? क्योंकि लैटेंट हीट का मतलब है फेज चेंज। लैटेंट हीट हमेशा कहां दिखता है? जहां फेज क्या होता है? चेंज। हवा का फेज चेंज नहीं हुआ, जो वाटर वेपर मौजूद था उसका फेज क्या हो गया? चेंज हो गया। क्योंकि हवा में जो वाटर वेपर था वो पहले किस स्टेट में था? सुपरहीट स्टेट में, और यहां पानी के रूप में आया, यानी उसके फेज को क्या किया गया? चेंज किया गया। तो फेज चेंज करने में जितनी एनर्जी खर्च हुई वो कौन सा लोड कहलाएगा? लैटेंट लोड। यानी अब क्लियर है, किसी भी एसी कॉइल के ऊपर कितने लोड हैं? दो लोड, सेंसिबल लोड एंड लैटेंट लोड। सेंसिबल लोड का मतलब है टेम्परेचर को कम करने में जितना एनर्जी खर्च हुआ वो सेंसिबल लोड है, और ह्यूमिडिटी को कम करने में जितना एनर्जी खर्च हुआ वो कौन सा लोड है? लैटेंट लोड है। क्लियर है? एसी के ऊपर दो लोड होते हैं। सो सेंसिबल प्लस लैटेंट इज इक्वल टू टोटल लोड। बात समझ में आ रही है? एसी के ऊपर दो लोड होते हैं, एक टेम्परेचर को कम करना दैट इज कॉल्ड सेंसिबल लोड, और दूसरा ह्यूमिडिटी को कम करना दैट इज कॉल्ड लैटेंट लोड। और जब हम सेंसिबल लोड प्लस लैटेंट लोड को ऐड करते हैं तो जो हमें लोड मिलता है दैट इज कॉल्ड टोटल लोड। अब हम इस लोड को हीट से बदल रहे हैं। इसी लोड को किससे चेंज कर दिया? हीट से। क्योंकि लोड है क्या? हीट को ही तो हम रिमूव कर रहे हैं। सेंसिबल लोड में हमने क्या किया? हीट को निकाला, तभी तो टेम्परेचर 35 से घट के कहां आया? 25 या 20। 35 से लेके आ रहे हैं कहां? 20। तो जो सेंसिबल लोड है उसे सेंसिबल हीट कह देते हैं, और जो लैटेंट लोड था जो वाटर वेपर के लिए था उसे लैटेंट हीट कह देते हैं। और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो टोटल हीट। बात समझ में आई? अब आते हैं टॉपिक पे। सेंसिबल हीट फैक्टर ये क्या होता है? सेंसिबल हीट फैक्टर इट इज द रेशियो। ये क्या होता है? रेशियो। किसका? सेंसिबल हीट टू total heat. The ratio of sensible heat to total heat is called sensible heat factor. अब ये रह गया sensible heat upon sensible heat plus latent heat. तो ये जो हमारा रेशियो है इसे ही हम क्या कहते हैं? सेंसिबल हीट फैक्टर। अब इसको निकालना बहुत आसान है। यहां पर देख सकते हैं, अब इसको साइकोमेट्रिक चार्ट के ऊपर समझते हैं कि ये सेंसिबल लोड है क्या। बात समझ में आ रही है? आइए थोड़ा सा देखते हैं। इसी को हम मान लेते हैं 1 पे जो एयर है वो दिस इज योर कंडीशन नंबर 1। कॉइल में इन करने से पहले क्या है कंडीशन?
1 और कॉइल में इन करने के बाद क्या है कंडीशन 2। तो 1 पे कितने में है 35 और 2 पे कितने में निकला है 20, ठीक ना। इसको मैं कर देता हूं 20, इसको कर दिया 15, इसको कर दिया 10। बात समझ में आ रही है। तो एक पे 20 में 35 में इन किया था और जब 2 पे निकला तो कितना हो गया 20। अब सीधी सी बात है, कॉइल के टेम्परेचर को कहां मेंटेन किया है भाई 15 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए थोड़ा सा इसमें डायग्राम को ही थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ताकि हम 15 डिग्री दिखा सकें। ये था हमारा 35 और ये है हमारा 20, 15 डिग्री का हो गया ना। ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 0, ठीक ना। 35 और ये हो गया 50, ठीक ना। 35 पे इन किया और आउट हुआ कितने पे 20 पे, ठीक है। अगर अच्छा ये लाइन कौन सी है भाई, ये लाइन कौन सी है कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक ना। 1 से 2 इज कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। आइए देखते हैं, हमें निकालना है सेंसिबल हीट फैक्टर, ठीक। यहां पर एक चीज तो पहले और सीखना है, ये कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन लाइन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे ये लाइन आकर के एक पॉइंट पर किसको कट करेगी सैचुरेशन कर्व को कट करेगी। इस पॉइंट का नाम होता है एडीपी, एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। कैसे मिलता है भाई, जब हम कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन लाइन को आगे बढ़ाते हैं कहां तक टिल सैचुरेशन कर्व। तो ये कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन लाइन सैचुरेशन कर्व को जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। और यहां एपरेटस का मतलब है कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर। एपरेटस का मतलब क्या है कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर। और हमने कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना मेंटेन किया है, कितना किया है भाई 15 डिग्री। तो हम इसको मान लेंगे यहां पर क्या 15 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा 0। बात समझ में आ रही है। एडीपी कितना है 15, एडीपी ये है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव सरफेस टेम्परेचर। एडीपी का दूसरा नाम क्या है इफेक्टिव सरफेस टेम्परेचर। और ये पॉइंट हमें कब मिलता है जब हम कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन लाइन को आगे बढ़ाते हुए कहां तक ले आते हैं सैचुरेशन कर्व पे। जहां ये सैचुरेशन कर्व को क्रॉस करता है उस पॉइंट के टेम्परेचर को ही हम एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर है, एडीपी क्लियर है। और एडीपी है क्या इफेक्टिव सरफेस टेम्परेचर। सरफेस का मतलब किसके सरफेस की बात कर रहे हैं कूलिंग कॉइल के सरफेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि कूलिंग कॉइल को हम हमेशा किसके नीचे रखते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एसी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करे तो हमेशा हमें कूलिंग कॉइल के टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कहां रखना पड़ेगा नीचे। अगर हमने बराबर या ऊपर रखा तो फिर टेम्परेचर तो कंट्रोल होगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। सो हम कहां हैं एडीपी और हमें निकालना क्या है सेंसिबल हीट फैक्टर। अब जरा देखिए यहां एक स्केल है, कौन सा स्केल एंथैल्पी स्केल। इस एंथैल्पी स्केल पे ये 0.2 हो गया, ये 0.1 हो गया। दिस इज H1 एंड दिस इज H2। बात समझ में आ रही है। अब बहुत ध्यान से समझिए इसको। H1 H2 तो हो गया, ठीक ना। ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा,
ये है 0.3, दिस इज 0.3, दिस इज H3। क्लियर है जी। अब जरा देखिए क्या क्या चीजें हम यहां से सीखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सेंसिबल हीट, फिर लिखते हैं लैटेंट हीट, और फिर लिखते हैं टोटल हीट। ठीक है, टोटल लोड 1 से लेकर 2 तक है। इसी 1 से 2 में हमारा क्या क्या कंट्रोल हो जा रहा है? सेंसिबल और लैटेंट हीट दोनों कंट्रोल हो रहा है, ठीक ना। तो टोटल हीट कितना हो जाएगा? H1 माइनस H2। इस डायरेक्शन में इंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा इंथैल्पी किसकी होगी? H1, और सबसे कम इंथैल्पी 0.2 की, ठीक ना। तो H1 माइनस H2 यही हमारा टोटल लोड है। इसी के अंदर सेंसिबल भी है और इसी के अंदर लैटेंट भी है। क्यों भाई? क्योंकि जब हम 1 से 2 आए तो टेम्परेचर में भी चेंज हुआ और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी में भी चेंज हुआ। बोलेंगे कैसे? क्योंकि ड्यू पॉइंट कितना था? 25, और हमारे हवा का आउटलेट कितना है? 20, ठीक ना। यानी जरूर कुछ ना कुछ मॉइस्चर क्या हुआ होगा? रिमूव हुआ होगा, ठीक ना। और जितना ह्यूमिडिटी बाहर गया वही तो हमारा क्या है? लैटेंट हीट। अब पहचान क्या है भाई? सेंसिबल हीट में टेम्परेचर में चेंज होगा और लैटेंट हीट में कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होता है? ह्यूमिडिटी में। ये सारी चीजें दिखेंगी, ध्यान से देखिए। H1 माइनस H3, H1 माइनस H3, जरा ध्यान से देखें। 1 से 2 पर जाने का दूसरा रास्ता भी है। पहला हम 1 से कहां गए? 3 पे, और फिर 3 से कहां गए? 2 पे। तो भी हम कहां पहुंचेंगे? 2 पे ही ना। तो 1 से 3 में क्या किया? जरा ध्यान से देखिए। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है 35 का 35 ही है। कम क्या कर लिया है? ह्यूमिडिटी, लैटेंट हीट। देखिए इसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ ना, बट ह्यूमिडिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये कौन सा लोड है? H1 माइनस H3 कौन सा लोड है? लैटेंट, क्योंकि इसमें टेम्परेचर में कोई चेंज किस में हुआ? ह्यूमिडिटी में। क्लियर है। दूसरा H3 माइनस H2, H3 माइनस H2 में ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट किस में चेंज हुआ भाई? ड्राई बल्ब टेम्परेचर में चेंज हुआ है। बात समझ में आ रही है। और जब टेम्परेचर में चेंज हो तो कौन सा लोड? सेंसिबल लोड। सो 3 माइनस 2, H3 माइनस H2। अब ये इंथैल्पी कहां से मिलेगी? सिंपली इंथैल्पी स्केल पे मेंशन है, वहां से हम नोट कर लेंगे और आप क्या निकाल लेंगे? सेंसिबल हीट फैक्टर, जिसमें ये हो गया आपका सेंसिबल हीट और इन दोनों में से ये क्या दे देगा आपको? टोटल हीट। बात समझ में आ रही है। इसमें भी एक चीज कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए, H1 कैंसिल होगा कि H3 कैंसिल होगा? H1। देख लीजिए यहां पे निकालते हैं। सेंसिबल हीट के लिए कितना हो जाएगा बताइए? H3 माइनस अपॉन सेंसिबल हीट H3 माइनस H2 माइनस सेंसिबल हीट, अच्छा प्लस है ना, प्लस लैटेंट हीट H1 माइनस H3। अब क्या क्या कॉमन है? H3 और H3 कैंसिल। H3 माइनस H2 बाई H1 माइनस H2, यही क्या दे देगा आपको? सेंसिबल हीट फैक्टर। तो मेथड समझ में है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देता है। अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको इंथैल्पी देता है कि H1 इतना है, H2 इतना है, और आपको क्या निकालना है? सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना है। तो कॉन्सेप्ट मालूम है तो कहीं समस्या नहीं। क्लियर है कि सेंसिबल हीट फैक्टर होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट, वेयर टोटल हीट क्या क्या होता है? सेंसिबल प्लस लैटेंट। क्लियर है। एक एक करके नोट कर लें।